हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में आपके साथ में एक वाकया, एक केस, एक मैटर में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू एक व्यूवर थे हमारे जो दर्शक थे, जो हमारी वीडियोस को रेगुलर मैनर में देखा करते थे। और वो जो दर्शक जो थे, जो व्यूवर थे हमारे, वो मुंबई के थे। और मैं भी मुंबई से ही बिलोंग करता हूं। मेरी जो ऑफिस या फिर मेरी जो प्रैक्टिस एडवोकेट की, वो मेरी मुंबई में ही होती है दोस्तों। तो मेरे जो यूट्यूब के जो व्यूवर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर, एक हादसा मेरे साथ में हो गया है। मैंने बोला भाई क्या मैटर है, क्या हादसा हुआ है? तो उन्होंने मुझे बोला कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने बोला कहिए आप। मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूं, मुंबई में मेरा ऑफिस है, सारी चीजें। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं थाने से बोल रहा हूं, मैं थाने मुंबई में, मैं भी मुंबई में ही रहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर। अरे हमने कहा कि भैया बताइए तो, प्रॉब्लम दिक्कत क्या है? मेरी शेड्यूल बहुत बिजी रहती है, कोर्ट में रहता हूं, फिर मैं मेरे जो यूट्यूब के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स, दिक्कत में कॉल पे सॉल्व करता हूं, उनकी हेल्प करता हूं, तो मेरी शेड्यूल थोड़ी सी बिजी रहती है, आप मुझे कॉल पर बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सर, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा, मतलब मैटर और दिक्कत काफी बड़ी हो चुकी है। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो भैया, मेरा ये एड्रेस ले लीजिए, मेरे इस एड्रेस मेरे ऑफिस पे आ जाइए और हम मिल लेते हैं, क्या मैटर है आपका। तो दोस्तों, वो जो मेरे व्यूवर थे, ठीक है, वो आए मेरे ऑफिस में, मैंने उनसे मिला, मैंने बोला बताइए भाई क्या मैटर है आपका। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं काम पे, ऑफिस पे, जॉब पे था, मेरे घर पे पुलिस आई थी। मैंने बोला क्या मैटर है भाई, क्यों पुलिस आ गई? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैंने एक एनबीएफसी से मैंने एक पर्सनल लोन लिया था, और उस पर्सनल लोन की जो ईएमआई है, मैंने वो डिफॉल्ट कर दी थी। मैंने बोला कितनी ईएमआई डिफॉल्ट किया आपने? तो उन्होंने मुझे कहा सर, मेरी 5 से 6 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो आपको कुछ नोटिस वगैरह आई थी कुछ? तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, नोटिस वगैरह तो आई थी, बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। उसमें एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया था। और जब मैंने पूरे मामले को समझा तो मालूम पड़ा कि भाई ये चेक बाउंसिंग का मैटर है, सेक्शन 138 का मैटर है, चेक बाउंसिंग का मैटर है। तो मेरे उस वीवर ने, जो मेरे ऑफिस पे आया, जिसने मतलब मुझसे मुलाकात की, उसने मुझे बताया कि सर, मैंने एनबीएफसी से मैंने पर्सनल लोन लिया था, और पर्सनल लोन लेते समय मैंने बैंक को ब्लैंक चेक दिया था मैंने, ठीक है। तो मैंने बैंक से पूछा था कि भाई ये चेक क्यों ले रहे? तो उन्होंने मुझे बताया कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, फ्यूचर में अगर कभी सपोज लोन की अमाउंट की रिकवरी करनी होगी तो ये चेक को हम डिपॉजिट करके अमाउंट को हम क्या करेंगे, इसकी रिकवरी कर लेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने उस वक्त ये चेक उनको दिया था सिक्योरिटी के तौर पर। तो उसी चेक को इन बैंक वालों ने, जो एनबीएफसी है, उन्होंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करके बाउंस करवा के सर, और ये चेक बाउंसिंग का जो केस है मेरे ऊपर लगा दिया। तो मैंने बोला भाई चेक बाउंसिंग का केस लग गया ठीक है, लेकिन उसमें आपको बैंक ने नोटिस दिया होगा ना, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, कुछ तो आपको आया होगा, क्या आप सोए थे? बोला सर गलती हो गया, एक्चुअली कैसा, मैं जॉब काम धंधे पे रहता हूँ तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगा चलो ठीक है, ये मैं डिफॉल्ट हो गई, ये बाद में धीरे धीरे करके भर दूंगा। मैंने बोला यार, आपको रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स भी आए होंगे ना? बोलते हाँ सर, कॉल्स वगैरह तो आते थे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत उनको बताया करता था, यही सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक काम करते भैया, तुम्हारा सोल्यूशन तुमको मैं दे देता हूँ, नहीं तो मैंने, वो जो व्यक्ति जो आया था वो काफी डरा हुआ था, बहुत टेंशन में था वो, कि सर पुलिस आई थी घर पे, ऐसा ऐसा है, अरेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए। मैं घर पे, अच्छा हुआ मैं घर पे नहीं था, मैं फैमिली मेंबर से। तो मैंने बोला भाई कूल, शांत, ठीक है, इतना डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चेक बाउंसिंग का मैटर, कोई बहुत बड़ा आपने अपराध, कोई आपने किसी का मर्डर नहीं कर दिया है कि इतना आप डरे हुए हो। तो बोला सर प्लीज बताइए। मैं एक जन और यूट्यूब के, एक और सर, आपका कॉल, मैंने आपको कॉल किया तो आपका कॉल जब आपने उठाया नहीं, तो मैंने एक जन से और भी बात किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया तुम्हारा एनबीडब्ल्यू निकल गया, तुमको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ेगा, नहीं तो तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुमको जेल भेज दिया जाएगा। मैंने बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एनबीडब्ल्यू निकल गया है तो ऐसा नहीं है कि भैया तुमको जेल भेज देंगे पकड़ के तुरंत ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो आपने मुझसे संपर्क किया, और आपने पता, वो बोला सर मुझे एक वकील, ये यूट्यूब के थ्रू मैंने एक एडवोकेट सर से बात किया था, उन्होंने मुझे एंटीसिपेटरी वाला, ये कौन सा बाहर से कुछ जमानत करवाना पड़ता है, ये कुछ बता रहे थे मुझे। तो मैंने बोला भाई वो भी एक प्रक्रिया है सीआरपीसी की, उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं भैया, उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। उसमें कैसा होता है, बाहर जमानत हो जाती है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपका कोई बहुत बड़ा एक क्रिमिनल अपराध नहीं है बहुत बड़ा, कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, डकैती कर लिया, कुछ नहीं है। चेक बाउंसिंग का मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैटर को हम शॉर्ट आउट कर देंगे, डरने कोई बात नहीं, ठीक है। सर बोलते सर मुझे डर लग रहा है, सर पुलिस पकड़ लेगी। अरे यार कुछ नहीं होगा यार, अभी तो तुम सामने फिजिकली मेरे सामने बैठो, मैं आपके साथ में हूं ना, मैं चल रहा हूं, आपका मैटर जो भी सब मैं देख के आपका मैटर को शॉर्ट आउट करवा देता हूं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको स्टोरी बताई है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो मैटर है, ये स्टोरी नहीं, ये फैक्ट है ये, ठीक है। तो उस फला व्यक्ति का जो मैटर जो चल रहा था, वो थाने कोर्ट में चल रहा था। तो थाने कोर्ट में मैं उस व्यक्ति के साथ में मैं गया, ठीक है, 2 दिन पहले की बात है। उस व्यक्ति के साथ में मैं गया, उस व्यक्ति का मैंने क्या किया, जो वारंट जो इशू हुआ था, उसका वारंट मैंने कैंसिल करवाया, और उस व्यक्ति का मैंने वहां पे बेल करवाया दोस्तों, ठीक है। तो बेल करवा के वो व्यक्ति अपने घर पे आ गया। तो मैंने उसको समझाया सारी चीजें कि भैया देखो, सबसे बड़ी गलती ये है कि जब आपका जो ईएमआई जब डिफॉल्ट हुआ 1 2 3, ठीक है, आपका अकाउंट एनपीओ हो गया, जो भी है आपको बैंक ने इन्फॉर्म तो किया ही होगा, ठीक है, रूल के प्रोसेस के हिसाब से। तो सबसे बड़ी गलती है कि आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो उसने बोला कि सर मैंने केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, गलती हो गया सर, ऐसा वैसा। मैंने बोला चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये जो मैटर, ये जो केस, ये जो मैंने आपको साझा किया आपके साथ में, इससे मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों। मैसेज क्या है कि यदि आपने कोई पर्सनल लोन लिया है,
आपने सपोज या क्रेडिट कार्ड से कोई आपने अमाउंट यूज कर ली है, उसका कुछ अमाउंट कुछ राशि बकाया है, या फिर आपने किसी मोबाइल ऐप के थ्रू आपने इंस्टेंट कोई लोन ले लिया है, तो ऐसे में यदि आप आगे चलकर यदि आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर देते हैं, लोन की ईएमआई को नहीं भर पाते दोस्तों, तो ऐसे में कहीं न कहीं यदि बैंक की तरफ से कोई आपको नोटिस आती है, चाहे वो लीगल नोटिस हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, या फिर कोई भी, या फिर अगर यदि आपका ये मैटर यदि कोर्ट में चला जाता है, लाइक सपोज चेक बाउंसिंग का मैटर सेक्शन 138 का मैटर है, या फिर आपकी जो ईएमआई है वो बैंक के थ्रू ईसीएस के थ्रू लगी थी, ईसीएस मैंडेट के थ्रू, ऑटो डेबिट के थ्रू लगी थी, तो यदि ईसीएस बाउंस भी हो जाता है, तो ऐसे मैटर में जो एनबीएफसी होती है वो आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत सेक्शन 25 में आपके ऊपर कोर्ट में आपके ऊपर मुकदमा और कंप्लेंट फाइल करती है दोस्तों। और साथ ही साथ यदि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाई गई और आपने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में आपने ध्यान नहीं दिया और एक तरफा कार्रवाई हो जाती है, एक्स पार्टी डिग्री या फिर अवार्ड पास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के फिर डिग्री का जो एग्जीक्यूशन जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, तो उस एग्जीक्यूशन के लिए फिर वो जो एनबीएफसी होती है, जो बैंक के अधिकारी होते हैं, वो पुलिस का सहयोग लेकर आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो कि मोबाइल प्रॉपर्टी होती है, उसको अटैच करने के लिए भी वो लोग पुलिस का सहयोग लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्या होता है, चेक बाउंसिंग के केस में, ईसीएस बाउंस के केस में, और या फिर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में लास्ट में एग्जीक्यूशन के टाइम पुलिस का सहयोग लेके, ये सारे मामलों में क्या होता है, पुलिस का रोल आ जाता है दोस्तों। ठीक है, पुलिस ये मामले में आ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपके खिलाफ में यदि कोई चेक बाउंसिंग का सेक्शन 138 की कोई यदि कोई कार्रवाई हो रही है, लीगल एक्शन लिया जा रहा है, या फिर ईसीएस बाउंस का केस सेक्शन 25 में यदि कोई कार्रवाई हो रही है लीगल एक्शन की, तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं आपसे एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे मामलों में आप रिप्लाई दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस आ रहा है दोस्तों, चाहे वो कोर्ट के थ्रू आए, चाहे वो बैंक के थ्रू आए, एनबीएफसी के थ्रू आए, उसका रिप्लाई जवाब जरूर दीजिए दोस्तों। यदि मामला कोर्ट में चला जाता तो ऐसे मामले में थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि मामला कोर्ट में चला गया तो मामला कोर्ट में जाने का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आगे चलकर इस मैटर में, इस मामले में पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है दोस्तों। तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कब होगा, जब कोर्ट आपके खिलाफ में यदि समन्स इशू करती है दोस्तों। समन्स का मतलब क्या होता है, कोर्ट का एक बुलावा है, कोर्ट आपको बुला रही है कि भैया आपके मामले में आपके ऊपर फला फला ये कंप्लेंट हमारे पास आई है, ठीक है, आपकी हाजिरी चाहिए, आप यहाँ पे आइए, पेश हुई हमारे सामने। तो समन्स में क्या होता है, समन्स जो होता है वो समन्स सर्व कौन करता है दोस्तों, तो जो कोर्ट होती है वो क्या करती है, जहां पे आप रहते हैं वहां की जो पर्टिकुलर जो भी वहां की थाना या फिर जो पुलिस स्टेशन होती है, उसको कोर्ट निर्देशित करती है, आदेशित करती है, डायरेक्शन देती है कि भैया ये समन्स को क्या किया जाए, इस समन्स को सर्व किया जाए इस फला फला इस व्यक्ति को, राइट। तो आपके क्षेत्र का, आपके लोकल का जो पुलिस स्टेशन जो होता है, वहां से एक कांस्टेबल, हवलदार जो भी एक होता है, छोटा मोटा जो पुलिस होता है, जो लोअर रैंक के होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके घर पे वो समन्स को देने के लिए आते हैं और आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये मामला है, ठीक है, आपको ये डेट को कोर्ट में जाके पेश होना है और आपको आपका जो भी है बेल वगैरह का जो प्रोसेस है वो आपको करवाना है, जो भी जमानत और श्योरिटी का जो प्रोसेस है वो आपको करवाना है। तो समन्स में क्या होता है, बस पुलिस आती है, वो आपको इन्फॉर्म करके चली जाती है, ठीक है। तो पुलिस आपको डराती धमकाती नहीं, पुलिस आपको प्रेशराइज नहीं करती कि नहीं भैया ये बैंक का पैसा है, ये दे दीजिए, ऐसा है, ये है वो, उनका कोई भी रोल वहाँ पे नहीं होता है, वो सिर्फ आपको समन्स देकर चले जाते हैं दोस्तों। यदि आप समन्स का जवाब नहीं देते हैं, दिए गए तारीख, डेट, समय पर यदि आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते, तो आगे चल के जो एनबीएफसी होती है वो अपने एडवोकेट के थ्रू उस मामले में आगे कार्रवाई करवाती है, आगे प्रोसेस करवाती है दोस्तों। तो जो कोर्ट है वो क्या करती है, फिर आपके खिलाफ में आगे चल के बेडब्ल्यू बेलेबल वारंट इशू करती है। तो बेलेबल वारंट में अगेन दोबारा वापस से फिर वहाँ के आपके क्षेत्र का जो लोकल जो एरिया है, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन का जो बीट का जो हवलदार होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, वो फिर वापस से घर पे आपके आएंगे, फिर आपको बताएंगे भैया आपके खिलाफ में वारंट इशू हो गया, बेडब्ल्यू बेलेबल वारंट इशू हो गया। तो ऐसे मामले में आपको अरेस्ट तो नहीं करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मैनर में आपको सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि भैया जाके बेल करवा लीजिए। तो बेडब्ल्यू बेलेबल वारंट में आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको इन्फॉर्म करेंगे भैया बेल करवा लीजिए, आपके मामले में वारंट इशू हो गया है। फिर भी यदि आप सावधान नहीं हुए, केयरफुल नहीं हुए, आपने बेल नहीं करवाया, आप कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो आगे चल के फिर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में जो मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है वो एलबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट आप इशू कर देगी दोस्तों। तो नॉन बेलेबल वारंट में यदि पुलिस घर पे आ गई और यदि आप मिल गए तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी दोस्तों, फिर आपको अपने साथ में लेके जाके मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको विदिन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आपको पेश करेगी दोस्तों। तो ऐसे में फिर आपको तो पक्का डेफिनेटली आपको बेल लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो बेल आपको फिर जेल भेज दिया जाएगा दोस्तों। बट होता नहीं है ऐसा, ठीक है। ये जो मैं आपको स्टोरी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस, ये सीआरपीसी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, जो कानूनी जो प्रक्रिया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट प्रैक्टिकल वे में अगर मैं जाऊँ तो प्रैक्टिकल वे में दोस्तों, यदि बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू निकल भी जाता है, तो ऐसे में आप जब भी अपने एडवोकेट के थ्रू जब आप कोर्ट में पेश होते हैं, तो इंस्टेंटली, तुरंत, ऑन द स्पॉट आपको इमीडिएटली आपको बेल हाथों हाथ आपको सेम डे आपको बेल मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अरेस्ट हो गया तो बेल नहीं मिलेगा दोस्तों, तो बेल आपको सेम डे मिल जाता है। बस आपको मजिस्ट्रेट जो साहब है उनके सामने आपको आपके एडवोकेट के थ्रू आपको एक रिक्वेस्ट का एक एप्लीकेशन लगाना होता है, वारंट के कैंसिलेशन का एप्लीकेशन लगाना होता है, वारंट कैंसिल होती है, फिर आपका बेल एप्लीकेशन लगता है, फिर आपको बेल मिल जाती है दोस्तों। तो
चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, दोनों मामले में आपको सेम डे आपको बेल मिल जाता है। थोड़ा सा बस नॉन बेलेबल वाले केस में थोड़ा सा आपको अपनी स्थिति परिस्थिति, आपकी दिक्कत प्रॉब्लम आप क्यों नहीं फेस हो पाए, आपने कोर्ट के ऑर्डर्स को आपने क्यों नहीं फॉलो किया, क्या दिक्कत प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा आपको उनको कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उनको आपको कन्विंस करना पड़ता है, उनको आपको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्यों आप समन्स पे नहीं आए, क्यों आप बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट वाले स्टेज पे आप क्यों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वैसे में आपको एनबीडब्ल्यू वाले केस में आपको मजिस्ट्रेट से आपको कन्विंस करना पड़ता है दोस्तों। तो मोस्टली वो कन्विंस हो जाते हैं और आपको ऑन द स्पॉट इमीडिएटली हाथों हाथ आपको सेम डे आपको बिल मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से ईसीएस बाउंस का भी सेम केस है दोस्तों। ईसीएस बाउंस वाले में सेक्शन 25 में जो एनबीएफसी होते हैं वो आपके ऊपर कंप्लेन, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती है कोर्ट के माध्यम से, ठीक है। उसमें भी सेम वही समन्स, फिर बेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू, सेम प्रोसेस है। तो चेक बाउंसिंग का सेक्शन 138 का और ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का जो प्रोसेस है, जो कानूनी जो प्रक्रिया है, वो दोनों सेम है दोस्तों। और मैंने आपको आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स का बता दिया कि यदि एनबीएफसी आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाती है तो वो भी आपको नोटिस आपको भेजती है दोस्तों। बैंक के थ्रू भी नोटिस आती है, एनबीएफसी के थ्रू भी नोटिस आती है, और जो आपके मामले में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए गए हैं उनके द्वारा भी आपको नोटिस भेजी जाती है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में आपको रिप्लाई देना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए, ठीक है। और आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में यदि आप रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं, कुछ आप ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर रहे, तो उस मामले में आपको पेश होकर आपके जो भी डिफेंस है, आपके जो भी सबूत है, आपके जो भी एविडेंस है, आपको वहां पे रखना चाहिए। आपको अपने काउंसिल, अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के अंदर आपको पार्टिसिपेट करके आपको डिफेंस करना चाहिए और आपको मजबूती से लड़ना चाहिए दोस्तों। यदि आप ना तो ऑब्जेक्शन फाइल करते, ना तो रिप्लाई देते हैं, ना तो आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आर्बिट्रेटर, जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके अगेंस्ट में एक्स पार्टे कार्रवाई करेंगे दोस्तों, एक तरफा कार्रवाई करेंगे, और कहीं ना कहीं आगे चल के आपके खिलाफ में अवार्ड इशू हो जाएगा दोस्तों। और जब अवार्ड इशू हो जाता है तो जो एनबीएफसी जो बैंक होती है वो अवार्ड के एग्जीक्यूशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करती है और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी पास करवा लेती है। तो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को फिजिकली फील्ड पे जाके उसको एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना दोस्तों, ठीक है। उसमें ऑर्डर में जो भी मूवेबल जो प्रॉपर्टी, जो चल संपत्तियां हैं, उसके अटैचमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्डर आदेश आए हैं उसको फुलफिल्ड करवाने के लिए जो बैंक के जो अधिकारी होते हैं, जो एनबीएफसी होती है, वो लोकल पुलिस स्टेशन का सहयोग और सपोर्ट लेके आपके संपत्ति, आपके चल संपत्ति, आपके मूवेबल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके सेल करवा के दोस्तों अटैच करके जो भी पैसे की रिकवरी, जो बकाया जो राशि होती है उसकी रिकवरी की जाती है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पुलिस का रोल आ जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का रोल है वो कब आएगा, जब मैटर, आपका मामला जब कोर्ट में जाएगा और जहां कहीं भी एग्जीक्यूशन की बात आएगी, और यदि आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आपको सूचित, आपको इन्फॉर्म करने के लिए पुलिस का रोल आएगा दोस्तों। तो ये बात को आप नोट कर लीजिए। तो मामला कोई भी हो, यदि डिफॉल्ट से संबंधित है, मामला कोर्ट में जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए। और जितनी भी नोटिस आती है, चाहे वो कोर्ट की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो किसी प्रकार कोई भी नोटिस हो, तो प्लीज आप उसका रिप्लाई दीजिए, जवाब दीजिए दोस्तों, और बैंक के संपर्क में रहिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस रीजन, जिस कारण की वजह से जो भी विषम परिस्थिति हो, मेडिकल इश्यूज हो, जॉब लॉस का इश्यूज हो, या फिर आपका काम धंधा छूट गया हो, व्यापार में नुकसान हो, ये सारी चीजों से जो जेन्युइन रीजन है, इससे आप बैंक और एनबीएफसी को आप अवगत करवाइए, आपकी स्थिति परिस्थिति से उनको अवगत करवाइए और उनसे थोड़ा समय लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए दोस्तों। तो यदि जब आप ये सब नहीं करते हैं और आप साइलेंटली, आप सादगी से बैठ जाते, सो जाते हैं और आप अपने काम धंधे पे फोकस कर रहे हैं और वहां पर बैंक कार्रवाई पे कार्रवाई, नोटिस को नोटिस भेज रही है और आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आप काफी दिक्कत और काफी प्रॉब्लम में आ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि बैंक जो काम कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है, जो नोटिस भेज रही है, वो कानूनी प्रोसेस को फॉलो कर रही है, नियम कानून के हिसाब से वो कर रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस वो कर रहे हैं वो आगे चल के उनके फेवर में वो चीजें होंगी और आपके अगेंस्ट में हो जाएगी दोस्तों। तो प्लीज आप भी चीजों का रिप्लाई देते रहिए और आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एविडेंस को मजबूती से आप रखिए और आप उसका कलेक्शन करिए, फाइल तैयार करिए दोस्तों। कहीं ना कहीं आगे जाके मैटर में यदि आपके एडवोकेट, काउंसिल, अधिवक्ता यदि आपके पक्ष में, आपके फेवर में यदि कोर्ट में खड़े होते हैं, तो आपके पास भी कोई ना कोई सबूत होना चाहिए कि आप इस मामले में आपने बैंक से बात की थी, आपने हर एक नोटिस का आपने रिप्लाई दिया था दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये था पूरा मामला जो कि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल जो केस जो हैपेंड हुआ था मेरे व्यूअर के साथ में। मैं उनको अपना क्लाइंट, तो अब मैं अपना क्लाइंट कह सकता हूं, लेकिन जब वो मेरे पास आए थे तो एज अ व्यूअर मेरे पास आए थे दोस्तों। तो इस प्रैक्टिकल केस के थ्रू मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला होता है कि भैया पुलिस इन्वॉल्व कब होती है और आपको कब सीरियस हो जाना चाहिए दोस्तों। तो सीरियस मतलब कि स्टार्टिंग से आपको सीरियस होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी तो आप सीरियस हो जाओगे दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज, आपको एक मैसेज, एक हम्बल मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, कि यदि आपने किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने यदि कोई भी किसी भी प्रकार कोई भी यदि आपने लोन लिया है दोस्तों, तो यदि आपके पास पैसे हैं
तो प्लीज आप इन बैंक और एनबीएफसी के जो भी बकाया जो राशि है, जो भी इनकी ईएमआई जो किस्त बाकी है, इसको प्लीज आप भर दीजिए दोस्तों। नहीं भरोगे तो दिक्कत तकलीफ आपको होगी, आपको रिकवरी एजेंट्स का सामना करना पड़ेगा, कॉल्स, नोटिस, फिर बाद में एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, फिर काफी खर्चे भी करने पड़ेंगे, फिर कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे दोस्तों। तो यदि पैसे हैं तो प्लीज आप बैंक और एनबीएफसी के पैसे आप दोस्तों दे दो। अगर नहीं है पैसे तो जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया और प्रोसेस को आप प्लीज आप रेगुलर मैनर में कानून के तहत आप उसको फॉलो करिए, उसका जवाब आप देते रहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो तनिक भी पसंद आया हो दोस्तों, और यदि आप मेरे इस चैनल पे यदि आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी भूलिए मत दोस्तों। और यदि आपके साथ में कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत इस प्रकार से आ रही है तो मेरे लीगल हेल्प जो नंबर, जो लीगल हेल्पलाइन जो नंबर है, उस पर आप डायरेक्टली सीधा कॉल कर सकते हैं। यदि मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं, मैं बिजी रहता हूं दोस्तों, तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर दीजिए या फिर टेक्स्ट कर दीजिए दोस्तों, जरूर मैं उसका डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कानूनी ज्ञान अपने पास रखिए, अपने आप को कानूनी तरीके से मजबूत करिए, नॉलेजेबल बनिए दोस्तों। जहां पे ज्ञान की कमी होती है वहीं पे इंसान के दिमाग में, उसके मन में डर और भय पैदा हो जाता है दोस्तों। तो डर और भय पैदा नहीं करना है, अपने को नॉलेजेबल बनना है, अपने को जानकार बनना है, कानून का अपने को ज्ञानी बनना है। तो जहां पे आप ज्ञानी बन जाओगे, आप कानून के जानकार बन जाओगे, तो वहां पे आप डरोगे नहीं बिल्कुल भी। आप इन कानूनी प्रक्रियाओं को सिस्टमैटिकली वे में आप इनका सामना करोगे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।